हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। ये मेरा यूट्यूब चैनल है बीएफए ऑनलाइन क्लासेस। आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ उसका नाम है फोर्सेस बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर। तो क्या करें, पहले दो करंट कैरिंग कंडक्टर को ले लेते हैं। इसका नाम रख दिया ए बी, इसका नाम रख दिया सी डी। जो कंडक्टर है ए बी पे करंट बह रहा है I1 और सी डी पे करंट बह रहा है I2। ध्यान ये रखना है कि जो मैं कंडक्टर ले रहा हूँ वो होगा इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर, क्योंकि इसका मैं फॉर्मूला यूज करूंगा। ठीक है, अब कहानी ये है कि जब भी किसी कंडक्टर पे करंट का फ्लो होता है वो अपने आसपास में एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान समझना, जब भी किसी कंडक्टर पे करंट का फ्लो करोगे वो अपने आसपास पे एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। क्या करेगा, ध्यान से देखो, वो अपने आसपास पे एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके कारण पैदा हो रहा है, I1 के कारण। तो जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है मैं उसको B1 ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ, B1। उसका फॉर्मूला होगा μ0I बाई 2πr। ठीक है, एक इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है उसका फॉर्मूला होता है B इक्वल टू μ0I अपॉन पे 2πr। करंट यहाँ I1 है इसलिए मैं क्या लेके चला, B1 और I1। समझ में आया पहला केस। दूसरा केस ये होता है कि जब भी हम लोग किसी मैग्नेटिक फील्ड पे एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं तो वो कंडक्टर क्या करता है, उस फील्ड के कारण एक फोर्स को फील करता है। हमें वो फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है। लेंथी नहीं है, आसान है, चीजों को सेपरेट करोगे ना अपने आप समझ में आएगा। पहला मैं क्या किया, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण आसपास में एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया। ठीक है, अब उस मैग्नेटिक फील्ड पे दूसरा कंडक्टर है और मैं ये बोल रहा हूं कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड पे डालते हैं तो वो एक फोर्स फील करता है। चीजें समझ में आ रही है ना, फिर रिपीट करता हूं। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैं एक ही वर्ड को बार बार क्यों बोल रहा हूं, जितने बार बोलोगे उतना आसान रहेगा समझना। ठीक है, समझो, ये कंडक्टर जिसमें करंट बह रहा था वो एक फील्ड पैदा किया। कौन सा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। उसी मैग्नेटिक फील्ड पे ये जो कंडक्टर है जिसमें खुद एक करंट बह रहा है वो इसमें है। और मैं ये बोल रहा हूं कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड पे डालते हैं तो वो एक फोर्स फील करता है। मुझे वो फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने से पहले मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना पड़ेगा। उसके लिए मेरे पास है राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, लास्ट वीडियो में समझा चुका हूँ, फिर से समझा रहा हूँ। जो पहली बार इस वीडियो में आए होंगे उनके लिए थंब रूल क्या कहता है कि ये जो मेरा थंब है वो डायरेक्शन ऑफ करंट दिखाता है और ये जो मेरा कर्ल है वो क्या करेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा। तो निकालेंगे कैसे, चलो देखते हैं। सबसे पहले इसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसमें फोर्स निकालना है तो मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर निकालना पड़ेगा। चलो ऐसे करके मैं एक लूप ले लेता हूँ ताकि मुझे बताने में आसानी पड़े। ठीक है, करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ। मैं फील्ड कहाँ निकालना है, मुझे फील्ड निकालना है यहाँ पर। ठीक है, करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ। देख रहे हो, अगर मेरा कर्ल उंगली जो है ऐसे मुड़ा है ना, तो देखो ऐसे, तो बताना ये जाएगा अंदर की तरफ। तो जब अंदर की तरफ जाता है तो क्या लिखते हैं, क्रॉस। लास्ट वीडियो में बता चुका हूं और जो ये बना रहे होंगे उनको भी आता होगा कि जब भी कोई फील्ड अंदर की तरफ जाता है तो क्रॉस से दिखाते हैं। क्लियर है, तो चलो, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ, जिसका नाम कितना है, B1। ठीक है, अब इस कंडक्टर में जो फोर्स फील हो रहा होगा वो उसका मुझे डायरेक्शन बताना है। मैं क्या किया, करंट पता है, मैग्नेटिक फील्ड भी पता चल गया। अब मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है इसका फोर्स। उसके लिए है राइट हैंड पाम रूल। ठीक है, आशीर्वाद नहीं दे रहा हूं, रूल बता रहा हूं। क्या है, राइट हैंड पाम रूल। ये दिख रहा है, यहाँ पर जो मेरा अंगूठा है, जो थंब है, वो डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगा और ये जो उंगलियां हैं, ये जो स्ट्रेच हुआ है, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। इन दोनों के कारण जो प्लेन बना है नॉर्मल, ये हमेशा क्या दिखाता है, फोर्स को दिखाता है। क्लियर है, राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है, थंब डायरेक्शन ऑफ करंट, ये चारों उंगलियां डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इनके कारण जो नॉर्मल बन रहा होगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दिए,
देखो मेरे को इसका निकालना है तो करंट इसका देखना पड़ेगा, मैं फोर्स ये फील कर रहा है ना तो करंट इसका देखना पड़ेगा। करंट की डायरेक्शन कहाँ है? ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर की तरफ। और फोर्स इस तरफ। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फोर्स, इसका नाम दे दिया F2। क्लियर है? देखो कितना आसान था। सबसे पहले क्या किए, AB के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड बना, उस मैग्नेटिक फील्ड पे एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसका नाम CD है। अब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड पे एक करंट कैरिंग कंडक्टर को डालोगे तो वो एक फोर्स फील करेगा, वो मैं निकाल दिया। अब आते हैं CD पे, ठीक है। सोचो CD भी तो करंट, CD भी क्या कर रहा है? एक करंट को फ्लो कर रहा है। जब CD करंट को फ्लो करेगा तो वो भी क्या करेगा? अपने आसपास में एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो मैं मान के चल रहा हूं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है अब कौन बना रहा है? CD बना रहा है। और उसकी वैल्यू को मैं ले लेता हूं B2, क्योंकि बन रहा है किसके कारण? I2 के कारण। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? μ0 I2 बाई 2πr। ठीक है, फिर से वही कहानी कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में डालोगे तो वो एक फोर्स फील करेगा। इस बार जो मैग्नेटिक फील्ड है वो CD बना रहा है और जो फोर्स फील करेगा वो AB फील करेगा। फिर से वही बात कि जब ये फोर्स फील कर रहा होगा तो मुझे इसके लिए पहले मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ से एक ऐसे करके ले लिया। मुझे यहाँ पर निकालना है कि वो जो फील्ड होगा अंदर की तरफ होगा कि बाहर की तरफ होगा। श्योर हो ना? पक्का ना? चलो, I2 बना रहा है फील्ड, इसीलिए डायरेक्शन किसका लोगे? I2 का। अब सोचो मेरा जो कर्ल है ऐसे घूमेगा और यहाँ से बाहर आएगा। जो उंगली जो कर्ल किया हूँ वो ऐसे घूमेगा, ऐसे बाहर आएगा, तो ये ऐसे जाएगा और ऐसे बाहर आएगा। और जो बाहर आता है उससे हमने डॉट से शो करते हैं। ये सब पढ़ के यहाँ तक आए हो, इतना मैं सोच के चल रहा हूँ ना, ठीक है। तो नहीं भी आए होगे तो मैं इसके लिए छोटे छोटे शॉर्ट्स डाल दूंगा। तो क्या कह रहा हूँ कि ये बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक, और मैं इसको ले लेता हूँ B2। पक्का? फिर से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिल गया और मुझे करंट मिल गया। क्या बचा? फोर्स। फोर्स के लिए वापस से क्या है? राइट हैंड पाम रूल। बताओ ये कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ। फील्ड इस बार बाहर की तरफ है। देखो ये हुआ डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर की तरफ, फील्ड हुआ बाहर की तरफ, फोर्स कहाँ होगा? इस तरफ ना। तो मैं ले लेता हूँ इसको F1। ठीक है, चलो करंट पता है, मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिए और फोर्स निकाल लिए। अब मेरे पास एक फॉर्मूला है। क्या है? मैं क्या कहा कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड पे डालते हैं तो वो एक फोर्स फील करता है। उस फोर्स का फॉर्मूला होता है IBL साइन थीटा। कितना होता है? IBL साइन थीटा। अब ये मत पूछना कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसका एक अलग से डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन कर लिए होगे तभी यहाँ पर आए होगे। एकदम अचानक से उठे रात को और सुबह उठे और यहाँ पर सोए और सुबह उठे और बोले कि यार इसको सॉल्व कर लेते, ऐसे नहीं है। स्टेप बाय स्टेप चले होगे तब यहाँ पर आए होगे, तो ये फॉर्मूला तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलो यहाँ पर क्या है बोला? F इक्वल टू IBL साइन थीटा। जो थीटा की जो वैल्यू है ना, जो थीटा जो एंगल है ना, वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट का होता है। जो थीटा के बीच का जो थीटा जो एंगल है वो B और I, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट के बीच का होता है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट था, ये मैग्नेटिक फील्ड था, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90। कितना है? 90। तो मैं थीटा को ले लिया 90, तो यहाँ से साइन 90 हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा? 1। तो F की वैल्यू कितना आया? F की वैल्यू आया IBL। पक्का? IBL मुझे निकालना है F1 और F2। तो सोचो अगर मैं F1 निकाल रहा हूँ, F1 निकालने के लिए इस पोजीशन पे रहो, सिर्फ इस पोजीशन पे, तो F की जगह मैं लिखूंगा F1। क्या लिखूंगा? F की जगह मैं लिखूंगा F1। और जो करंट बह रहा है F1 पे वो कितना बह रहा है? वो बह रहा है I1। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो बन रहा है B2 के साथ में L।
ठीक है, ध्यान समझना। F1 के बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो F1 के साथ जो करंट बह रहा है वो I1 है, और F1 के साथ जो फील्ड बन रहा है वो B2 है। B1 मत कर देना, क्योंकि इसमें B2 के कारण फोर्स पैदा हो रहा है। पक्का? तो चलो, तो F1 इक्वल टू I1, B2 कितना है? B2 कितना है देखो, म्यू 0 I2 बाई 2 पाई R। तो कितना हो जाएगा? म्यू 0 I2 L बाई 2 पाई R। इसको मैं अरेंज कर दूं तो F1 इक्वल टू कितना होगा? म्यू 0 I1 I2 L बाई 2 पाई R। ये हो गया किसकी वैल्यू? ये हो गया F1 की वैल्यू। अब आते हैं वापस से F2 पे आते हैं। चलो, मैं फिर से ये फॉर्मूला लिख रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। F इक्वल टू कितना हो गया? IBL। मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है F2। F2 के लिए मैं यहां आऊंगा। F2 पे जो करंट बह रहा है वो कितना होगा? वो होगा I2। अब इस करंट के साथ में कौन है मैग्नेटिक फील्ड? B1। याद रखना, F2 के साथ में B1, साथ में कितना आया? L। तो सोचो B1 की वैल्यू कितना है? B1 की वैल्यू कितना है? ये मेरा हुआ I2, और B1 है म्यू 0 I1 बाई 2 पाई R, साथ में L। और मैं इसको अरेंज करूँगा तो क्या मिलेगा? म्यू 0 I1 के साथ में ये हो गया I2L बाई 2 पाई R। क्लियर हुआ? ध्यान से देखना, F1 और F2 की वैल्यू में कोई चेंजेस आया नहीं। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम, बट डायरेक्शन देखो। When डायरेक्शन ऑफ करंट सेम, तो जो फोर्स होगा वो होगा अट्रैक्टिव। समझ में आया? देखो क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर I1 और I2 का डायरेक्शन क्या है? सेम, तो जो फोर्स लग रहा होगा इनके बीच का वो क्या होगा? अट्रैक्टिव। देखो ना, F2 और F1 क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। समझ में आया? चलो, इसमें एक और चीज पूछ देता है, वो भी समझा देता हूं। फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्या समझा देता हूं? फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो यहां से F, उसको स्मॉल f ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? स्मॉल f। स्मॉल f इक्वल टू F अपॉन पे L होता है। F1 और F2 सेम है तो कोई भी लो फर्क नहीं पड़ता है। तो F1 अपॉन पे L, और F1 कितना निकाले हैं? F1 निकाले हैं म्यू 0 I1 I2 L बाई 2 पाई R L। ये L से L कैंसिल हुआ तो F की वैल्यू कितना आया? म्यू 0 I1 I2 बाई 2 पाई R। क्लियर है? ये हो गया फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए। ठीक है, अब सोचो यहां पर मैं क्या लिखा हूं? व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट सेम, F क्या होगा? अट्रैक्टिव। तो क्या अगर करंट का डायरेक्शन को चेंज कर दिए तो क्या कुछ फर्क पड़ सकता है? चलो समझाते हैं। यहां पर ध्यान से देखना, मैं फिर से पूरा केस को लिख रहा हूं ना, शॉर्ट में हो जाएगा, बहुत बड़ा चीज नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन से मतलब है, बाकी बनाने का तरीका पूरा सेम है। फिर से वही एक ले लिए कंडक्टर AB और ये CD, और ये मैं कह रहा हूं कि हमेशा कैसे लेंगे? लॉन्ग इन्फिनिटी वायर रहेगा ना, ठीक है। और ये हो गया D। इसमें करंट बह रहा है I1 और इसमें करंट बह रहा है I2, जिसका डायरेक्शन में क्या कर दिया हूं इस बार? अपोजिट। ध्यान से देखना, क्यों? क्योंकि जब हम लोग जो सॉल्व कर रहे थे उसमें डायरेक्शन ऑफ करंट क्या था? सेम था। क्या था? सेम था। अब क्या कर रहे हैं? डायरेक्शन ऑफ करंट को अपोजिट कर रहे हैं। फिर से वही कहानी, धीरे धीरे समझना कि जब एक कंडक्टर पे एक करंट फ्लो होता है वो अपने आसपास पे एक फील्ड पैदा करता है। कौन सा फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, ठीक है। और जब उसी मैग्नेटिक फील्ड पे एक दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर आता है तो वो एक फोर्स फील करता है। तो मेरा पहला काम है उसका फील्ड का डायरेक्शन निकाल लेना। क्या निकाल लेना? फील्ड का डायरेक्शन। यहां पर आ जाते हैं। चलो, डायरेक्शन ऑफ करंट और फील्ड इस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो कैसे बनेगा?
अंदर की तरफ। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड, फिर से फोर्स निकालने के लिए राइट हैंड पाम रूल। बताओ करंट कहाँ पर है, नीचे की तरफ। फिर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ काम कर रहा है, अंदर की तरफ। दिख रहा है ऐसा करके। तो जो फोर्स होगा वो किधर होगा, वो फोर्स होगा इस तरफ, उसको नाम दे देता हूं F2, और अंदर काम कर रहा है B1। पक्का? चलो फिर से वही बात कि मेरे पास एक कंडक्टर CD है जिसमें करंट I2 बह रहा है। अब ये क्या करेगा, अपने आसपास में एक फील्ड पैदा करेगा। उस फील्ड के कारण ये कंडक्टर एक फोर्स फील करेगा। वही चीज बार बार चल रहा है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन देखना है। दो लॉस है ना। तो बताओ इसके जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा उसका डायरेक्शन मैं कैसे निकालूंगा, उसका डायरेक्शन के लिए फिर से राइट हैंड थंब रूल निकालेंगे। देख रहे हो ये कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ। कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ। और कर्ल को मैं ऐसे घुमाऊंगा ना, सोच रहे हो डायरेक्शन कैसा है, ऐसा, और कर्ल कैसे जा रहा है, ऐसा। तो इसका होगा ऐसा। और ध्यान दो ये जो एरो है, जैसे कि यहाँ पर ये एरो अंदर जा रहा था, ये एरो भी कहाँ जा रहा है, अंदर। तो यहाँ पर क्या लोगे, क्रॉस। फिर आते हैं इस पॉइंट पे, राइट हैंड पाम रूल। करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। तो ये जो फोर्स है वो कहाँ लगेगा, इस तरफ। तो ये लिख देते हैं, ये बनेगा B2 और ये बनेगा F2। पक्का? कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाकी पूरा प्रोसेस ऐसा ही बनता है। मगर यहाँ से हमें क्या सीखना था, ये हो जाएगा मेरा F1 ना। चलो ये मेरा हो जाएगा F1। ये F2 और ये F1 का सिर्फ डायरेक्शन बताना था। तो व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट I को मैं डिफरेंट कर दिया तो क्या फोर्स में क्या फर्क पड़ेगा, फोर्स रिपल्सिव, क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को धकेल रहे हैं। तो क्या आएगा, रिपल। चलिए अभी तक जितना कॉन्सेप्ट किए थे उससे रिलेटेड कुछ दो प्रॉब्लम लेके आया हूँ, इसको बना के देखते हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये दोनों प्रॉब्लम को आराम से सॉल्व कर लोगे, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक है, स्टार्ट यहाँ से करते हैं। पहले मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखो मेरे पास तीन कंडक्टर है, A, B और C। कंडक्टर A पे 10 एम्पियर का करंट बह रहा है, B पे कितना का बह रहा है, 20 का। इन दोनों के बीच में एक कंडक्टर डाल दिए हैं जिसका लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर, और करंट कितना बह रहा है, 20। इनके बीच का जो कंडक्टर है उसके ऊपर मुझे क्या लग रहा है, एक फोर्स निकालना है। फाइंड फोर्स ऑन C पे निकालना है। चलो ट्राई करें। देखो ये 20 है, तो इन दोनों के बीच में होने के कारण यहाँ पर 10 और 10 मैं ले लिया हूँ ना। स्टार्ट करते हैं, पूरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं ना। A के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा B पे, C पे, वो मुझे निकालना है। तो क्या करें बताओ, सीधा वही रूल, यहाँ से मैं एक लूप ले लिया और राइट हैंड थंब रूल लगाया। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा वो कहाँ बनेगा, वो बनेगा अंदर की तरफ, क्रॉस। सही है ना, कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ। उसको मैं ले लेता हूँ B1। कितना ले लिया, B1। फिर लगाते हैं पाम रूल। बताओ मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट जा रहा है ऊपर की तरफ। तो जो C पे जो फोर्स लग रहा होगा मैं उसको ले लेता हूँ F1, वो लग रहा होगा इस तरफ, राइट हैंड पाम रूल से। ठीक है, चलो अब C पे जो फोर्स लगेगा वो B के बारे में बात करते हैं ना। तो देखो ये B क्या करेगा, इसके ऊपर फिर से लगाएगा। चलो पहले क्या लगाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं। ऐसे करके मैं एक मैग्नेटिक फील्ड ले लेता हूँ। अब बताना C का डायरेक्शन कहाँ है, करंट का, ऊपर, और ये ऐसे बाहर आ रहा है। देख रहे हो, बाहर इधर से आ रहा है ना। तो मैं यहाँ पर इसको ले लेता हूँ इनवर्ड, जो कि बाहर आ रहा है, और ये हो जाएगा B2। ये लॉ तो पूरा समझ में आ जाना चाहिए, बहुत डिटेल्स में समझाया हूँ ना। ऐसे करंट जा रहा है और लूप ऐसे बाहर आ रहा है, कर्ल ना। ठीक है, अब बताना यहाँ पर मुझे फोर्स निकालना है, किसके कारण, B के कारण। ये किधर जा रहा है, करंट ऊपर, देख रहे हो, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इस तरफ, जो कि प्लेन ऑफ पेपर के बाहर आ रहा है। तो फोर्स कहाँ पर काम करेगा, फोर्स इधर काम करेगा, F2। तो इस C पे दो फोर्स लग रहा है, एक F1 और एक F2, और दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो उन दोनों का रिजल्टेंट लगेगा। सॉरी। तो F1 का फॉर्मूला क्या है, अभी निकाले हैं, μ0 I1 I2 लेंथ बाई 2 पाई R1। क्लियर है ना।
देखो म्यू जीरो का वैल्यू कितना होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। I1 कितना है, I1 को ले लिया 10 और I2 को ले लिया 10 और L देख रहे हो, L कितना है 15 सेंटीमीटर। तो कितना करोगे 15 इंटू 10 टू द पावर -2, क्योंकि उसको कन्वर्ट करना है मीटर में, ठीक है, बाई 2 पाई। R1 कितना है, R1 है 10 इंटू 10 टू द पावर -2, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में था। क्लियर है। चलो बात करते हैं F2 की। दिख रहा है F2 कहाँ पर है, F2 यहाँ पर है। तो क्या होगा फॉर्मूला, सेम चीज, फॉर्मूला होगा म्यू जीरो I1 I2 L बाई 2 पाई R2। देखते जाओ, आराम से बन जाएगा ना। ये हुआ F2। म्यू जीरो कितना है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। I1 कितना है, I1 में ले रहा हूँ 20 और I2 में ले रहा हूँ 10। लेंथ अभी भी C का उतना ही है, कितना 15 इंटू 10 टू द पावर -2, 2 पाई। R1 यहाँ पर कितना है R2, तो R2 अभी भी कितना है 10 इंटू 10 टू द पावर -2। अब सवाल ये है कि सर मैं F1 माइनस F2 करूँ कि F2 माइनस F1 करूँ, क्योंकि मुझे तो उसका नेट फोर्स निकालना है और दोनों ही का क्या है अपोजिट डायरेक्शन है। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम होता तो F1 प्लस F2 कर देते, लेकिन जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी देखना पड़ेगा ना कि किसका वैल्यू ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैं इन दोनों प्रॉब्लम को या फिर फॉर्मूले को मैं देखूँ ना तो सब सेम है, फर्क सिर्फ ये 10 और ये 20 का है, मतलब इसका वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि ये 10 टाइम्स है और ये 20 टाइम्स है, मतलब F2 ज़्यादा है F1 से। तो जो नेट फोर्स लगाओगे F इक्वल टू क्या लोगे, F2 माइनस F1 लोगे। आसान है, समझ में आ रहा है ना। अब देखो इन दोनों को छोड़ के सब सेम है तो मैं सबको कॉमन निकाल दे रहा हूँ। 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 10 इंटू 5, 15 है ना, इंटू 15 इंटू 10 टू द पावर -2 बाई 2 पाई इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर -2। ब्रैकेट में कितना आएगा 20 माइनस 10। पाई से पाई काट दिए, 2 जा, और इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। 15 2 जा 30 इंटू 10 टू द पावर -7, ये वाला बचा ना, और 20 माइनस 10 कितना देगा, ये देगा 10। तो कितना आ गया 300 इंटू 10 टू द पावर -7, या फिर F इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन। आ गया, फोर्स है तो न्यूटन। क्लियर है। अब सवाल ये है कि सर रिजल्टेंट फोर्स का तो आप मैग्नीट्यूड बता दिए, डायरेक्शन क्या होगा। सिंपल सी बात है, जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा डायरेक्शन उस तरफ होगा। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि F1 से F2 20 टाइम्स ज़्यादा है, F2 की वैल्यू ज़्यादा है, तो जो तुम्हारा डायरेक्शन होगा फोर्स का वो क्या होगा, टूवर्ड्स, क्या होगा सोच के बताओ, टूवर्ड्स बी, मतलब ये सी क्या होगा बी की तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है ना, कितना आसान था। कैलकुलेशन खुद से करना पड़ेगा, उसका कोई ट्रिक नहीं होता, सबका अपना खुद का दिमाग होता है। ठीक है, चलिए एक और इसको ट्राई करते हैं। इसको ध्यान से देखो, सेम प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा चीज नहीं है। इसके कारण इसमें क्या बोला है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें 2 एम्पीयर का करंट बह रहा है, एक लूप दिया हुआ है ABCD, क्या दिया हुआ है ABCD, और उसमें जो करंट बह रहा है 1 एम्पीयर का है। इसमें 4 आर्म है, याद रखना ना, जैसे कि यहाँ पर 3 था ना, तो यहाँ पर कितना है 4 आर्म है। लेकिन क्या मुझे चारों का निकालना है, नहीं, कुछ चीज़ें सोचना पड़ेगा। सोचो मेरे पास एक आर्म है AB, फिर BC, फिर CD और AD। मैं बात करूं आर्म BC और AD की, जो थोड़ा सा अलग लग रहा है, पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। BC और AD का जो फोर्स होगा ना, वो क्या होगा, इसका डिस्टेंस दोनों का क्या है, सेम।
मतलब AD और BC का जो डिस्टेंस है इस कंडक्टर से सेम है, प्लस इन दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो इससे जो मुझे फोर्स मिलेगा वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, एकदम आसान है। मान लो मैं ये लेके चल रहा हूँ कि इन दोनों का जो डिस्टेंस है मैं यहाँ से लेके चल रहा हूँ, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, सेम। तो इन जब दोनों का डिस्टेंस सेम होगा, वैल्यू भी सेम है, करंट भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम होगा। जब मैग्नीट्यूड सेम है मगर डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट। तो सिर्फ मुझे इन दोनों के कारण क्या मिलेगा, इस लूप एक फोर्स मिलेगा। मुझे किसका निकालना है, लूप का निकालना है। तो चलो मैं ले लेता हूं पहले फोर्स ऑन आर्म AB। ठीक है, अब कंफ्यूजन तो नहीं है ना कि मैं AD और BC पर क्यों नहीं निकाल रहा हूं। हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएगा वहां पर ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। ठीक है, अगर बोलोगे सर एक ऐसे डायग्राम बना हुआ है और लूप ऐसे बना हुआ है, तब नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों का कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो इस करंट कैरिंग कंडक्टर से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो यहाँ पर चारों का लेना पड़ेगा, मगर ऐसा क्वेश्चन देगा नहीं। मैं सिर्फ इससे कंपेयर करने के लिए ऐसा दिखा रहा हूँ कि जिनको थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन होगा वो ये दोनों देख के क्लियर कर सकते हैं कि दोनों का डिस्टेंस सेम कैसे हो रहा है। सही है, चलो फोर्स ऑन आर्म AB। देखो ये मेरा क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर, इसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा जो कि जाएगा अंदर की तरफ। ठीक है, अब जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और करंट ऐसे जा रहा है, तो इसके कारण जो फोर्स बनेगा मैं उसको ले लेता हूं F1। वो कहाँ जाएगा, कंडक्टर की तरफ। क्लियर है, चलो इधर आते हैं। इधर देखो फिर से सेम चीज, ये है मेरा डायरेक्शन ऑफ करंट और ये, तो अभी भी इसमें क्या हो रहा है, अंदर की तरफ। लेकिन जब मैं राइट हैंड पाम रूल बनाऊंगा और देखूंगा तो फोर्स का डायरेक्शन इस आर्म के लिए कितना हो जाएगा, F2, आउटवर्ड, बाहर की तरफ। समझ में आ रहा है ना, फोर्स का डायरेक्शन निकालना मैं 3-4 बार बता चुका हूं, शायद तक मैं इस पूरे वीडियो में 10 बार बता दिया रहा हूँ। ठीक है, आराम से समझना। क्लियर है, तो देखो एक उधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो मुझे क्या करना है, इस लूप का रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। तो चलो F1 ले लेते हैं पहले। F1 किसके लिए, AB के लिए। फॉर्मूला क्या होगा, μ0 I1 I2 L बाई 2 पाई R1। ठीक है, अब देखो यहाँ से आया μ0 की वैल्यू कितना होगा, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। I1 को मैं ले लेता हूँ 22 और तुम्हारा जो I2 होगा वो होगा 1। लेंथ कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर ना, तो कितना करोगे 20 इंटू 10 टू द पावर -2 और यहाँ से 2 पाई। R1 क्या है, इसके लिए R1 ये है ना, और ये कितना है 10, तो कितना लिखोगे 10 इंटू 10 टू द पावर -2। अब बात होगी फोर्स ऑन आर्म, क्या है मेरे पास, DC, देख रहे हो ना, DC, उसको मैं कितना लिया हूं, F2। F2 कितना होगा, फिर से वही कहानी, μ0 I1 I2 L बाई 2 पाई R2। इस बार R2 कितना है, 30, देख लो। तो μ0 की वैल्यू कितना होगा, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। I1 तो अभी भी मैं 2 ले रहा हूं और I2 अभी भी 1 होगा, देख रहे हो ना, क्योंकि करंट तो यहाँ 2 बह रहा है, करंट यहाँ 1 बह रहा है, चेंजेस किसी में नहीं है। इनटू लेंथ अभी भी कितना है, लेंथ अभी भी है 20 इंटू 10 टू द पावर -2 अपॉन 2 पाई। इस बार R2 कितना हो गया, 30, कितना हो गया, 30 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक, अब सोचो F1 और F2, फिर से डायरेक्शन दोनों का अलग है तो सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। फिर बोलोगे सर F1 माइनस F2 करूँ कि F2 माइनस F1। यहाँ पर
डिस्टेंस चेक किया जाता है, क्योंकि जो फोर्स है देखो यहाँ पर 10 है और यहाँ पर कितना है 30 है, तो ये ज़्यादा अपने पास अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो क्या लिखोगे, F इक्वल टू F1 माइनस F2। ठीक है, ये क्या है, सोचो ना कि यहाँ पर 10 है नीचे में, यहाँ पर 20 है, तो ये इन्वर्स है ना, इन्वर्स है। ये मत बोलना सर वहाँ पर 10 था 20 था तो 20 वाले को आप बड़ा लिए थे, यहाँ पर अपॉन में 30 है ना, तो जितना क्या होता है नीचे में जितना ज़्यादा वैल्यू होता है उसकी वैल्यू उतना कम होता है। तो फिर से वही कहानी, क्या सब सेम है, फ़र्क किसका है, फ़र्क है ये 10 और ये 30 का, सबको कॉमन खींच दो, खींच देते हैं, क्या आएगा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 बाई 2 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, यहाँ पर आएगा 1/10 माइनस 1/30। देखो पाई से मैं पाई काट दिया, 2 से मैं 2 काट दिया, कुछ और कट रहा है, देखो ये -2 से ये भी कट रहा है। 4 को 2 से करोगे, 1 तो 4 1 4 होगा, 2 से करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर मिलेगा 80 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 30 और 30 का के 3 माइनस 1, फिर यहाँ से कितना मिला, ये हो गया 80 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 2 बाई 30, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, 8 2 जा 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 बाई 3, 3 5 जा, यहाँ लिख देता हूँ, 3 5 जा 15.39, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, 3.34 करो चलेगा, 3 इंटू न्यूटन। समझ में आया, कितना आसान था। फिर से वही कहानी कि सर मैग्नीट्यूड निकल गया, डायरेक्शन बता दो जल्दी से ताकि वीडियो खत्म हो, फिर हम लोग आगे पढ़ाई चालू करें, क्या पता पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे। देखते हैं यहाँ पर ना, मैं साफ बोल चुका हूँ, बहुत लंबा जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन पता करना है तो सिर्फ और सिर्फ F1 माइनस F2 ही बता देगा ना यार। मैं तो ये कंक्लूजन तभी निकाल लिया था ना कि F1 की वैल्यू ज़्यादा है और F2 की वैल्यू कम है, तभी मैं F1 को F2 से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो पूरा सिस्टम का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो F1 की तरफ होगा। और क्या सोचना है, सीधा ये आंसर है, लिख दो टूवर्ड्स। तो ये जो F1 है वो क्या होगा, अगर F2 की वैल्यू ज़्यादा होता तो ये जो लूप है वो कंडक्टर से अवे जाता, और F1 की वैल्यू ज़्यादा है मतलब ये जो लूप है वो क्या करेगा, कंडक्टर के पास जाएगा। इस प्रॉब्लम पे आके देखो, फिर से समझो, क्या यही कंक्लूजन नहीं है, यही तो बोल रहा है ना यार F2 बड़ा है, यही तो आंसर मिल गया। फिर डायरेक्शन के बारे में एकदम अलग सोचने की क्या जरूरत है। देखो F2 बड़ा है, F2 बड़ा है मतलब F2 कहाँ जा रहा है, F2 इधर जा रहा है टुवर्ड्स द बी। यहाँ पर देखो कहाँ गया, इतना अच्छा लिखो मैं नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। F1 बड़ा है मतलब क्या होगा, F1 जाएगा कंडक्टर की तरफ, बात खत्म। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं अभी नया बना रहा हूँ वीडियो, तो कुछ गलतियाँ मेरे से हो सकती है तो उसको इग्नोर करें, और कुछ सजेशन देना हो तो दे सकते हो। और क्या बोलूँ, धन्यवाद।